जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शुरू दिल से। आज बहुत कि क्या कहें, आप लोग को बहुत थैंक्सफुल कहेंगे, क्योंकि आप लोग का ना कहा जाए, आज मेरा एग्जाम था, तो इस प्लेटफॉर्म पर जो चीज़ ही पढ़ाते हैं यानी सोशल साइंस पढ़ाते हैं, इस सोशल साइंस से हमको आज बहुत हेल्प मिला उस एग्जाम में। ठीक है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो था इस सब्जेक्ट से था, जो कि बहुत फायदेमंद। ठीक है, देखिए रिजल्ट आएगा, जो आएगा आएगा बताएंगे आप लोगों को। चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आज के हेडिंग में क्या है। तो पिछले क्लास के हेडिंग में हम लोग देखे थे हंगरी में क्रांति। ठीक है, हंगरी में क्रांति देखे थे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बोहेमिया। ठीक है, बोहेमिया में क्रांति। ठीक है, बोहेमिया जो कि ऑस्ट्रिया का ही एक हिस्सा था। ठीक है जी, ठीक है, जो कि हंगरी के समान ही ये भी एक बोहेमिया राष्ट्र था, उसमें भी क्रांति हुआ था। कारण क्या था देखते हैं। कह रहे हैं हंगरी के समान बोहेमिया में भी ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के अधीन था। यानी बोहेमिया भी क्या था, बोहेमिया क्या था, हंगरी के समान ही एक राष्ट्र था। ठीक है, जो ऑस्ट्रियाई समाज के अधीन था। ठीक है, कह रहा है 1848 ईस्वी के घटनाक्रम का प्रभाव बोहेमिया पर भी पड़ा। 1848 के घटनाक्रम का प्रभाव किस पे पड़ा, बोहेमिया पर पड़ा। कह रहा हंगरी के समान बोहेमिया में भी स्वायत्ता शासन की मांग उठी। ठीक है, यानी हंगरी के समान भी यहाँ कहा बोहेमिया में भी किस शासन, स्वायत्ता शासन का मांग उठा। ठीक है, मांग उठाई गई। कह रहे बोहेमिया की बहुसंख्यक जनता, ठीक है, यानी बोहेमिया की बहुसंख्यक जनता चेक प्रजाति की थी। किस प्रजाति की थी, चेक प्रजाति की थी। मतलब अधिकतर जनसंख्या बोहेमिया में किस प्रजाति का था, तो चेक प्रजाति का था। ठीक है, और ऑस्ट्रिया ने बोहेमिया में प्रशासनिक स्वायत्ता देने की मांग मान ली। ठीक है, यानी ऑस्ट्रिया ने क्या किया, बोहेमिया में प्रशासनिक स्वायत्ता देने की मांग मान ली, परंतु आंदोलन के हिंसात्मक होने के कारण इसे कुचल दिया गया। ठीक है, यानी जब आंदोलन हिंसात्मक होने लगा मांग को लेकर, तो इस चीज को क्या किया गया, कुचल दिया गया। ठीक है, यानी इस मांग को क्या किया, मना कर दिया। यद्यपि 1847 में उदारवादी राष्ट्रवादी ताकतों की पूरी विजय नहीं हुई। यानी 1847 में उदारवादी राष्ट्रवादी जो ताकतें थी उनकी पूरी विजय नहीं हुई। ठीक है, प्रतिक्रियावादी तत्वों ने उन्हें दबा दिया। क्यों नहीं हुआ, तो प्रतिक्रियावादी जो तत्व थे, ताकतें थे, उन्होंने क्या किया, दबा दिया। परंतु शासकों को यह बात समझ में आ गई कि उदारवादी राष्ट्रवादी शक्तियों को क्या करना है, शक्तियों को संवैधानिक सुविधाएं देकर ही उदारवादी कदम उठाए। ठीक है, यानी कह रहा है कि परंतु हुआ क्या, दबा दिया गया, परंतु क्या हुआ, शासकों को यह बात समझ में आ गई कि उदारवादी राष्ट्रवादी शक्तियों को क्या किया गया, संवैधानिक सुविधाएं देकर ही उदारवादी को कदम उठाया गया। यानी उनको सुविधा देकर तब उदारवादी कदम उठाया गया। कह रहे हैं हैब्सबर्ग राजवंश द्वारा शासित क्षेत्रों और रूस में भूदास्तव, ठीक है, कह रहा है कि हैब्सबर्ग राजवंश द्वारा, ठीक है, यानी हैब्सबर्ग राजवंश द्वारा क्या किया, शासित क्षेत्र और रूस में क्या किया, भूदास्तव और बेगारी की प्रथा समाप्त कर दी। ठीक है, यानी भूदास्तव और बेगारी की प्रथा कहाँ थी, तो हैब्सबर्ग रूस में
ठीक है, जो किसके द्वारा समाप्त किया गया, हैब्सबर्ग राजवंश द्वारा। कह रहा है हंगरी में अधिक सहायता दी गई, परंतु इससे मगार जाति का प्रभुत्व बढ़ा। ठीक है, हंगरी में अधिक प्रभुत्वता दी गई, परंतु क्या हुआ, इससे मैगार जाति का प्रभुत्व बढ़ा। ठीक है, तो ये था बोहेमिया की क्रांति। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 1830 से 48 की क्रांतियों की सामान्य विशेषता, यानी मतलब सामान्य विशेषता क्या था। ठीक है, 1830 से लेकर 48 के बीच की जो क्रांति हुई उनकी सामान्य विशेषता क्या था। विशेषता में अब हम लोग देखें गौर इन अवधि में, किन अवधि में, तो 1830 से लेकर 1848। ठीक है, अवधि में यूरोप जहां भी क्रांति हुई, मतलब यूरोप में जहां भी क्रांति हुआ इस कार्यकाल में, मतलब 1830 से 48 में यूरोप में जहां भी क्रांति हुआ उनमें एक समान बात यह थी कि सभी क्रांतिकारी क्या थे, प्रतिक्रियावादी और राष्ट्रवादी की भावना से प्रेरित थे। ठीक है, यानी यूरोप में जहां भी क्रांति हुआ, ठीक है, इस अवधि में कब से 1830 से 48 के बीच, ठीक है, जहां भी क्रांति हुआ उस राष्ट्र में, ठीक है, क्या हुआ कि जो क्रांतिकारी थे वो प्रतिक्रियावादी और राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित थे। ठीक है, कह रहा है राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि था, यानी मतलब राष्ट्र जो था उनके लिए सबसे पहले था। ठीक है, बाद में व्यक्ति। ठीक है, राष्ट्र सर्वोपरि था, व्यक्ति नहीं, मतलब कि व्यक्ति नहीं पहले था, क्या था, राष्ट्र था। कह रहा है इसी प्रकार के संवैधानिक शासन की मांग कर रहे थे। ठीक है, इसी प्रकार के, ठीक है, वो लोग क्या करते, संवैधानिक शासन का मांग कर रहे थे। कह रहे इटली और जर्मनी के क्रांतिकारी द्वारा एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। यानी कह रहा है कि इटली और जर्मनी के क्रांतिकारी क्रांति द्वारा एकीकृत राष्ट्र निर्माण करना चाहते थे। ठीक है, मतलब कि जो इटली और जर्मनी के क्रांतिकारी थे वो क्रांति के द्वारा एकीकृत राष्ट्र, ठीक है, एक इकट्ठा राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। ठीक है, कह रहा है अन्य स्थानों में निरंकुशवाद से स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा मुख्य मुद्दा बन गया। कह रहा है कि जो अन्य स्थानों में निरंकुशवाद से स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की मुख्य सुरक्षा की मुद्दा बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रवाद का प्रभाव। और 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में जिस राष्ट्रवाद की लहर चली उसके व्यापक और विश्वव्यापी प्रभाव हुए जो निम्न। ठीक है, यानी जो 18वीं से लेकर 19वीं शताब्दी में यूरोप में जिस राष्ट्रवाद की लहर चला था उस लहर का प्रभाव विश्वव्यापी था, जो क्या है, निम्न है। कह रहा है पहला, नए राष्ट्रों का उदय। ठीक है, दूसरा है एशिया अफ्रीका के उपनिवेशों पर प्रभाव। तीसरा है भारत पर प्रभाव। चौथा क्या है, भारतीय धर्म सुधार आंदोलन के नेताओं पर प्रभाव। और पांचवा है निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शक्तियों पर प्रभाव कमजोर होना। छठा है संकीर्ण राष्ट्र का उदय। और सातवां है साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का बढ़ावा। अब इन सातों के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला है राष्ट्रीयता की भावना। ठीक है, नए राष्ट्रों का उदय। कह रहा है राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों में क्रांतियां और आंदोलन हुए। ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना से, ठीक है, प्रेरित होकर राष्ट्र यानी जनता प्रेरित होकर क्या हुआ, इस सभी के बीच में अनेक राष्ट्रों में क्या हुआ, क्रांति हुआ और आंदोलन हुआ। ठीक है, किस चीज को लेकर, तो राष्ट्रीयता को लेकर। ठीक है, कह रहा है इनके परिणाम स्वरूप अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ। मतलब इनके परिणाम स्वरूप जो भी मतलब परिणाम हुआ, अनेक राष्ट्रों का उदय हुआ। कह रहा है इटली और जर्मनी एकीकृत राष्ट्र का उदय का इनका मतलब इनका परिणाम, मतलब इसका परिणाम फल देखा जाएगा तो, ठीक है,
उदाहरण, ठीक है, इटली और जर्मनी, ठीक है, जो कि एकीकृत राष्ट्र, इसका एकीकृत राष्ट्र, ठीक है। दूसरा कह रहा है यूरोपीय, दूसरा है एशिया अफ्रीका के उपनिवेश पर प्रभाव। कह रहा है यूरोपीय राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा, ठीक है, यानी यूरोपीय राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और यूरोप में भी पड़ा था। कह रहा है यूरोपीय उपनिवेशों के आधिपत्य के विरुद्ध वहां भी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हुए। मतलब कह रहा है एशिया और राष्ट्र के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा, ठीक है। यूरोपीय उपनिवेशों ने क्या किया, आधिपत्य के विरुद्ध वहां औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया। तीसरा कह रहा है, तीसरा जो कि कह रहा है भारत पर प्रभाव, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवादी भी यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित हुए, ठीक है। मैसूर के टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना की, ठीक है, यानी मैसूर के जो टीपू सुल्तान थे उसने क्या किया, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना की। कह रहा है स्वयं इसका सदस्य भी बना, यानी वो टीपू सुल्तान जो थे वो स्वयं इसके सदस्य भी बन गए, ठीक है। कह रहे हैं उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष लगवाया, यानी उसने क्या किया, अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का एक प्रतीक वृक्ष लगवाया। उसने अनवरत अंग्रेजों से संघर्ष किया। किसने, टीपू सुल्तान ने बिना रुके हुए अंग्रेजों से क्या किया, अंग्रेजों से संघर्ष किया। कह रहा है चौथा है भारतीय धर्म सुधारक आंदोलन के नेताओं। कह रहा है धर्म सुधार आंदोलन के भारतीय नेताओं ने भी राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर राष्ट्रीय आंदोलन को अपना समर्थन दिया, ठीक है। यानी धर्म सुधार आंदोलन के जो भारतीय नेता थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रभावित होकर, यानी उससे प्रभावित होकर क्या किया कि राष्ट्रीय आंदोलन को अपना समर्थन दिया, ठीक है। राजा राम मोहन राय अंतर्राष्ट्रीयता के समर्थन बन गए, ठीक है, यानी इसके उदाहरण ये भी है कि राजा राम मोहन राय ने क्या किया, राष्ट्रीयता की उदाहरण समर्थन बन गए, ठीक है। पांचवा कह रहा है कि निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शक्तियों का प्रभाव कमजोर है, ठीक है, यानी पांचवा कह रहा है राष्ट्रवाद के विकास ने प्रतिक्रियावादी शक्तियों और निरंकुश शासकों पर प्रभाव कमजोर कर दिया, ठीक है। यानी राष्ट्रवाद की मतलब लोगों में एक ऐसा लहर उठा कि क्या किया कि इन्होंने मतलब कि एक जंग छेड़ दिया, ठीक है। तो इसे निरंकुश शासन था, निरंकुशवाद था, ठीक है, प्रतिक्रियावादी शासन था, वो जितनी भी शक्तियां थी वो क्या हो गए, कमजोर पड़ गए, यानी कमजोर हो गए। छठा कह रहा है संकीर्ण राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। कह रहा है राष्ट्रवाद का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, यानी मतलब इस राष्ट्रवाद का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। कह रहा है 19वीं सदी के उत्तरार्ध से राष्ट्रवाद संकीर्ण राष्ट्रवाद में बदल गया, ठीक है। अतः प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित की दुहाई देकर उचित अनुचित सब कार्य करने लगे, ठीक है। यानी जो प्रत्येक राष्ट्र थे उनके बीच तो राष्ट्रवाद की भावना थी, ठीक है, लेकिन उसमें लोग कुछ अच्छा भी किए तो गलत भी किए। सभी लोग दुहाई देकर अच्छा कर रहे थे, खराब भी कर रहे थे, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। कह रहा है नेक्स्ट जो कि अंतिम है साम्राज्यवादी प्रतिक्रियावादी का बढ़ावा। कह राष्ट्रवादी प्रवृत्ति ने साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। यूरोप का प्रत्येक शक्तिशाली राष्ट्र अर्थात जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, यहाँ तक कि अमेरिका भी साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी दौर में संलग्न हो गया। इसी प्रवृत्ति ने अंततः प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी, ठीक है। यानी सभी जितने भी ये राष्ट्र थे, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड,
इस रूस, यहाँ तक कि अमेरिका, ये सब क्या हुए इस दौड़ में चले आए, यानी साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी, ठीक है। और सब कोई इसी में संलग्न, मतलब कहा जाए तो इसी में मतलब झूमने लगा, ठीक है। मतलब इसका दर मतलब हुआ कि अंततः मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध का ये लोग पृष्ठभूमि तैयार कर दी, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इटली का एकीकरण देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर पिछले क्लास के वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं एक अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।